भाग 3। सफल कैसे बने। अन्य अध्याय 10। छोटे कदम उठाएं। दौड़ने से पहले आपको चलना होगा। हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी है, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। इसके बजाय मैं कहूँगा, हजारों मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। मैं इस पर जोर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को छोटे कदमों से शुरुआत करने के बजाय एक बड़ी छलांग लगाने का प्रयास करते देखा है। हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से खराब आकार के होते हैं और अचानक 20 पाउंड वजन कम करने का निर्णय लेते हैं। वे क्रैश डाइट शुरू करते हैं, 2 घंटे जिम जाते हैं और फिर 10 मील जॉगिंग करते हैं। यह शायद 1 सप्ताह तक चलता है। उनका कुछ पाउंड वजन कम हो जाता है और फिर दर्द, ऊब और भूख उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प पर हावी होने लगती है। तीसरे सप्ताह तक अधिक खाने, व्यायाम से परहेज करने और टेलीविजन देखने की उनकी पुरानी आदतें नियंत्रण में आ जाती हैं। एक बड़ी छलांग आगे बढ़ाने के बजाय मैं दृढ़ता पूर्वक एक छोटा कदम आगे बढ़ाने की सलाह देता हूँ। दीर्घकालिक वित्तीय सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपका कदम कितना बड़ा है, बल्कि कदमों की संख्या, वर्षों की संख्या और आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं से मापी जाती है। यही किसी भी प्रयास में सफलता या असफलता का सूत्र है। जब पैसे की बात आती है तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बहुत कम में बहुत अधिक करने का प्रयास करते हैं और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और जल जाते हैं। जब आपको अपने लिए खोदे गए वित्तीय गड्ढे से बाहर निकलने के लिए पहली बार सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो एक छोटा कदम आगे बढ़ाना कठिन होता है। आप हाथी कैसे खा करते हैं? पुस्तक का यह भाग आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर के रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए 7 चरणों का वर्णन करता है। अपने अमीर पिता की मदद से जब मैं 9 साल का था, तब से मैंने इन कदमों पर काम किया है और जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं उनका पालन करना जारी रखूंगा। कुछ लोगों के लिए ये कदम भारी लग सकते हैं और ये होंगे भी यदि आप उन सभी को एक सप्ताह में करने का प्रयास करें। तो कृपया छोटे कदमों से शुरुआत करें। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। जब भी मैं खुद को इस बात से अभिभूत महसूस करता हूँ कि मुझे कितना कुछ सीखना है, तो मैं इस कहावत का उपयोग करता हूँ। आप हाथी को कैसे खाते हैं? उत्तर है, एक समय में एक निवाला। और इसी तरह मैं आपको आगे बढ़ने की सलाह देता हूं यदि आप खुद को इस बात से अभिभूत महसूस करते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ई और एस तरफ से बी और आई तरफ की यात्रा करने के लिए आपको कितना कुछ सीखना होगा। कृपया अपने प्रति दयालु बने और महसूस करें कि परिवर्तन केवल मानसिक परिवर्तन से कहीं अधिक है। इसमें भावनात्मक सीख शामिल है। 6 महीने से 1 साल तक छोटे कदम उठाने के बाद आप चलने और फिर दौड़ने के लिए तैयार हैं। दौड़ने से पहले आपको चलना होगा। यह वह मार्ग है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। यदि आपको यह रास्ता पसंद नहीं है, तो आप वह कर सकते हैं जो लाखों अन्य लोग करते हैं, जो तेज और आसान तरीके से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जो लॉटरी टिकट है। कौन जानता है, यह आपका भाग्यशाली दिन हो सकता है। कार्रवाई निष्क्रियता को मात देती है। मेरे लिए ई और एस को बी और आई पक्ष में जाने में कठिनाई होने का एक प्राथमिक कारण यह है कि वे गलतियां करने से बहुत डरते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मुझे असफल होने का डर है, या मुझे अधिक जानकारी चाहिए, या क्या आप किसी अन्य पुस्तक की अनुशंसा कर सकते हैं। उनका डर या आत्मसंदेह उन्हें अपने चतुर्थांश में फंसाए रखता है। मुझे आशा है कि प्रत्येक चरण को पढ़कर
और कार्रवाई करें। अनुभाग में प्रत्येक चरण के अंत में दिखाई देने वाले कार्रवाई चरणों को पूरा करके आप बी और आई पक्ष की ओर बढ़ते रहेंगे। बस इन 7 कदमों को करने से संभावनाओं और बदलाव की पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। तो बस छोटे छोटे कदम उठाते रहें। नायके का नारा बस करो इसे सबसे अच्छा कहता है। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल भी कहते हैं गलतियां मत करो। लाखों उच्च शिक्षित लोग जो कार्रवाई करना चाहते हैं गलतियां करने के भावनात्मक डर से पंगु हो जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है वह यह है कि यह सच है। सीखने के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्रिया हमेशा निष्क्रियता पर भारी पड़ती है। यदि आप कार्रवाई करते हैं और कोई गलती करते हैं तो कम से कम आपने कुछ सीखा है, चाहे वह मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से हो। एक व्यक्ति जो लगातार सही उत्तर की खोज करता है वह अक्सर विश्लेषण पक्षाघात नामक बीमारी से पीड़ित होता है जो कई सुशिक्षित लोगों को प्रभावित करता है। अंततः जिस तरह से हम सीखते हैं वह गलतियां करने से होता है। हमने गिरना और फिर उठना, चलना और साइकिल चलाना सीखा। जो लोग गलती करने के डर से कार्रवाई करने से डरते हैं वे मानसिक रूप से स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकलांग भी होते हैं। कई साल पहले दुनिया भर में अमीरों और गरीबों पर एक अध्ययन किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि गरीबी में पैदा हुए लोग अंततः अमीर कैसे बन जाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि ये लोग चाहे वे कहीं भी रहते हों 3 गुण रखते हैं। 1, वे दीर्घकालिक दृष्टि और योजना बनाए रखते हैं। 2, वे विलंबित संतुष्टि में विश्वास करते हैं। 3, वे कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल अपने पक्ष में करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि इन लोगों ने लंबी अवधि के लिए सोचा और योजना बनाई और जानते थे कि वे अंततः एक सपने या दृष्टिकोण को पकड़कर वित्तीय सफलता प्राप्त करेंगे। वे दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए अल्पकालिक बलिदान करने को तैयार थे, जो विलंबित संतुष्टि का आधार है। अल्बर्ट आइंस्टीन इस बात से आश्चर्यचकित थे कि केवल चक्रवृद्धि की शक्ति से पैसा कैसे बढ़ सकता है। वे धन के संयोजन को सबसे आश्चर्यजनक आविष्कारों में से एक मानते थे। इस अध्ययन में पैसे से परे संयोजन पर विचार किया गया और पाया गया कि प्रत्येक बच्चे के कदम से प्राप्त ज्ञान और सीख भी वर्षों में मिश्रित हुई। जिन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया उनके पास ज्ञान और अनुभव के व्यापक संचय का लाभ नहीं था जो कि संयोजन से आता है। अध्ययन में यह भी पता चला कि किन कारणों से लोग अमीर से गरीब बन गए। ऐसे कई अमीर परिवार हैं जो केवल 3 पीढ़ियों के बाद ही अपनी अधिकांश संपत्ति खो देते हैं। आश्चर्य की बात नहीं, अध्ययन में पाया गया कि इन लोगों में निम्नलिखित 3 गुण होते हैं। 1, उनके पास अल्पकालिक दृष्टि है। 2, उन्हें तत्काल संतुष्टि की चाहत होती है। 3, वे कंपाउंडिंग की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। आज मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुझसे निराश हो जाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि वे तुरंत अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं। उन्हें दीर्घकालिक सोचने का विचार पसंद नहीं है। बहुत से लोग अल्पकालिक उत्तरों की तलाश में हैं क्योंकि उपभोक्ता ऋण और तत्काल संतुष्टि की उनकी अनियंत्रित इच्छा के कारण निवेश की कमी के कारण आज उनके पास पैसे की समस्या है। उनका विचार है खाओ पियो और मौज करो। यह चक्रवृद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करता है और दीर्घकालिक धन के बजाय दीर्घकालिक ऋण की ओर ले जाता है। वे शीघ्र उत्तर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि बड़ी संपत्ति हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उन्हें सबसे पहले कौन बनना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग जीवन के जल्द अमीर बनने के दर्शन पर केंद्रित हैं। मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। एक हॉट टिप, हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके उन्हें हासिल करने की संभावना अधिक होती है। मैंने लक्ष्य निर्धारण के विषय पर कई सेमिनारों और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया है और मैंने एक अवधारणा सीखी है जिसके बारे में मैंने वर्षों में कई बार सोचा है। हालांकि बड़े दीर्घकालिक सपने और इच्छाएं रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को हासिल करना कई छोटे छोटे कदमों से बनी एक प्रक्रिया है। ओवरअचीवर बनने की कोशिश करने के बजाय अंडरअचीवर बने। छोटे कदमों से संतुष्ट रहें, क्योंकि हर कदम आपको आपके बड़े लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाता है। आज भी मुझे लगता है कि मैं खुद को खत्म करने और अति उपलब्धि बनने की कोशिश करने के बजाय अल्प उपलब्धि मानसिकता से अधिक हासिल करता हूँ। जिस तरह से मैं हासिल नहीं कर पाया उसका एक उदाहरण यह है कि मैंने सप्ताह में 2 ऑडियो टेप का लिखित लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि यह अच्छा है तो मैं इसे 2 या अधिक बार सुन सकता हूँ, लेकिन यह अभी भी मेरे साप्ताहिक लक्ष्य में गिना जाता है। किम और मेरे पास बी और आई क्वाड्रेंट के विषयों पर साल में कम से कम 2 सेमिनारों में भाग लेने का एक लिखित लक्ष्य भी है। हम लोगों के साथ छुट्टियों पर जाते हैं। जो बी और आई चतुर्थांश में पाए जाने वाले विषयों के विशेषज्ञ हैं। हम खेलते, आराम करते और बाहर खाना खाते समय बहुत कुछ सीखते हैं। हम बहुत कम तनाव के साथ अधिक हासिल करते हैं। ये कम उपलब्धि हासिल करने और फिर भी बड़े, साहसिक सपनों की ओर बढ़ने के तरीके हैं। किसी भी निवेश को करने की कुंजी एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना और व्यवस्थित रूप से उस तक पहुंचना है। पहले छोटे कदम उठाना और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सीख और अनुभव बढ़ता है, अपने निवेश का आकार बढ़ाना। आप अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से परे धकेलना चाहेंगे, लेकिन धीरे धीरे। किम और मैंने ऐसा ही किया। छोटे लक्ष्य रखने में कुछ भी गलत नहीं है, जो वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं। यही बात अच्छे शारीरिक आकार में आने पर भी लागू होती है। मैं एक कठिन प्रशिक्षक के साथ कसरत करता हूं, जो मुझे दैनिक या साप्ताहिक आधार पर छोटे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे मेरी क्षमताओं में सुधार होता है, उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है और साथ मिलकर वे मेरे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए बड़े साहसी सपने देखें और फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा हासिल करें। मैं प्राप्य दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देता हूं, जो हासिल होने पर आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर जाने के बड़े लक्ष्य की राह पर बने रहने में मदद करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने नियम बदलने होंगे। मुझे अक्सर यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, नियम बदल गए हैं। जब लोग ये शब्द सुनते हैं तो वे सहमति में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, नियम बदल गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर वे आगे बढ़ते हैं और वही पुराना काम करते हैं। औद्योगिकायु वित्तीय विवरण। जब मैं सिखाता हूँ कि अपने वित्तीय जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो मैं छात्रों से एक व्यक्तिगत वित्तीय विवरण भरने के लिए कहकर शुरुआत करता हूँ। यह अक्सर जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाता है। वित्तीय विवरण काफी हद तक एक्स-रे की तरह होते हैं। दोनों आपको वह देखने देते हैं जो आपकी बिना सहायता वाली आंख नहीं देख सकती। उनके विवरण भरने के बाद यह देखना आसान है कि किसे वित्तीय कैंसर है और कौन आर्थिक रूप से स्वस्थ है। लगभग हमेशा वित्तीय कैंसर से पीड़ित लोग औद्योगिक युग के विचारों वाले होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहूँ? क्योंकि औद्योगिक युग में लोगों को कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी।
यदि आपने कड़ी मेहनत की है तो आपका नियोक्ता आया। सरकार आपके सभी कल का ख्याल रखेगी। यही कारण है कि मेरे कई दोस्त और परिवार वाले हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या यह सुनिश्चित हो जाए कि मुझे एक उत्कृष्ट सेवानिवृत्ति योजना वाली नौकरी मिल जाए। वे औद्योगिक युग के नियमों और पात्रता मानसिकता पर आधारित सलाह के शब्द हैं। हालांकि नियम बदल गए हैं, लेकिन कई लोगों ने अपने वित्तीय नियम नहीं बदले हैं। वे अभी भी ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कल के लिए योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं किसी व्यक्ति का वित्तीय विवरण पढ़ता हूँ, तो यह देखना आसान होता है कि कल उनके लिए कैसा दिख सकता है। आपका कल कैसा दिखता है? चीजों को सरल रखते हुए मैं व्यक्तिगत वित्तीय विवरण में यही देखता हूँ। जिन लोगों के पास नकदी प्रवाह उत्पन्न करने वाली कोई संपत्ति नहीं है, उनका कल संघर्षों और तनाव से भरा हो सकता है। जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो वे आमतौर पर अपने बिलों का भुगतान करने के लिए तनख्वाह के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। यदि आप अधिकांश लोगों के व्यय कॉलम को देखें, तो दो सबसे बड़े मासिक खर्च कर और दीर्घकालिक देनदारियों के लिए ऋण सेवा हैं। उनके व्यय विवरण इस प्रकार दिखते हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार और बैंक को भुगतान करने से पहले ही भुगतान मिल जाता है। जो लोग अपने नकदी प्रवाह पर नियंत्रण नहीं पा सकते, उनका आमतौर पर कोई वित्तीय भविष्य नहीं होता है और वे अगले कुछ वर्षों में खुद को गंभीर संकट में पाएंगे। क्यों? एक व्यक्ति जो केवल चतुर्थांश में काम करता है, उसे करों और ऋण से बहुत कम सुरक्षा मिलती है। यहाँ तक कि एक एस भी इन दो वित्तीय कैंसरों के बारे में कुछ कर सकता है। यदि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं पढ़ने या दोबारा पढ़ने का सुझाव दूंगा। धनी पिता गरीब पिता, जिसे यह और अगले कुछ अध्याय बनाने चाहिए। समझना आसान है। 3 नकदी प्रवाह पैटर्न। जैसा कि इसमें घोषित किया गया है, धनी पिता गरीब पिता 3 बुनियादी नकदी प्रवाह हैं। पैटर्न 1 अमीरों के लिए, 1 गरीबों के लिए और 1 मध्यम वर्ग के लिए। यह है गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न। यह मध्यम वर्ग का नकदी प्रवाह पैटर्न है। इस नकदी प्रवाह पैटर्न को हमारे समाज द्वारा विशिष्ट और स्मार्ट माना जाता है। आखिरकार जिन लोगों के पास यह पैटर्न है, उनके पास शायद उच्च वेतन वाली नौकरियां, अच्छे घर, कारें और क्रेडिट कार्ड हैं। इसे मेरे अमीर पिता मजदूर वर्ग का सपना कहते थे। जब वयस्क मेरा खेलते हैं नकदी प्रवाह बोर्ड गेम खेलते समय, वे आमतौर पर मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वित्तीय साक्षरता से परिचित कराया जा रहा है, जिसका अर्थ है पैसे की संख्या और शब्दों को समझना। गेम को खेलने में कई घंटे लगते हैं, इसलिए नहीं कि यह लंबा है, बल्कि इसलिए क्योंकि खिलाड़ी बिल्कुल नया विषय सीख रहे हैं। यह लगभग एक विदेशी भाषा सीखने जैसा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस नई साक्षरता को जल्दी से सीखा जा सकता है और फिर खेल गति पकड़ लेता है। जितनी अधिक बार लोग गेम खेलते हैं, वे उतने ही होशियार और तेज होते जाते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें मजा भी आता है। कुछ और भी होता है। क्योंकि वे वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं, कई लोगों को यह एहसास होने लगता है कि वे वित्तीय संकट में हैं, भले ही बाकी समाज सोचता है कि वे संपन्न हैं। औद्योगिक युग में मध्यवर्गीय नकदी प्रवाह पैटर्न काम करता था, लेकिन सूचना युग में यह विनाशकारी हो सकता है। बहुत से लोग एक बार सफलतापूर्वक सीख और समझ लेते हैं नकदी प्रवाह खेल, नए उत्तर खोजना शुरू करें। गेम खेलना बन जाता है। यह उनके व्यक्तिगत वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में एक वित्तीय चेतावनी है, जैसे हल्का दिल का दौरा किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में एक चेतावनी है।
खेलने के बाद नकदी प्रवाह कई बार कुछ लोग अपनी सोच का पैटर्न अमीरों की तरह बदलने लगते हैं। यह अमीरों का नकदी प्रवाह पैटर्न है। यह वही सोच है जो अमीर पिता चाहते थे कि उनका बेटा और मैं छोटे बच्चे पैदा करें। यही वजह है कि उन्होंने हमारी तनख्वाह छीन ली और हमें वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। वह कभी नहीं चाहते थे कि हम उच्च वेतन वाली नौकरी के विचार के आदी हो जाएं। वह चाहते थे कि हम पूंजीगत लाभ, लाभांश, किराए की आय और व्यवसायों और रॉयल्टी से अवशिष्ट आय के रूप में केवल संपत्ति और आय में सोचने का विचार पैटर्न विकसित करें। जो लोग सूचना युग में सफल होना चाहते हैं, वे जितनी तेजी से अपनी वित्तीय और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करेंगे, उतनी ही तेजी से वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता पाएंगे। कम से कम नौकरी की सुरक्षा की दुनिया में यह नकदी प्रवाह पैटर्न मेरे लिए बहुत अधिक मायने रखता है। और इस पैटर्न को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को दुनिया को बी और आई चतुर्थांश से देखना होगा, न कि ई और एस चतुर्थांश से। मैं इसे सूचना आयु वित्तीय विवरण भी कहता हूँ, क्योंकि आय पूरी तरह से जानकारी से उत्पन्न होती है, कड़ी मेहनत से नहीं। सूचना युग में कड़ी मेहनत का विचार वैसा नहीं है जैसा कृषि और औद्योगिक युग में था। सूचना युग में जो लोग शारीरिक रूप से सबसे अधिक मेहनत करते हैं, उन्हें सबसे कम भुगतान किया जाएगा। यह आज भी सच है और पूरे इतिहास में सच रहा है। हालांकि आज जब लोग कहते हैं कड़ी मेहनत मत करो, स्मार्ट तरीके से काम करें, उनका मतलब ई या एस चतुर्थांश में स्मार्ट तरीके से काम करना नहीं है। उनका वास्तव में मतलब बी या आई चतुर्थांश में स्मार्ट तरीके से काम करना है। वह सूचना युग की सोच है। यही कारण है कि वित्तीय और भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में और भी अधिक होगी। तो उत्तर क्या है? जाहिर है, मेरा उत्तर एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचने के लिए खुद को फिर से शिक्षित करना है। दूसरे शब्दों में, दुनिया को बी या आई चतुर्थांश से सोचें और देखें। हालांकि समाधान स्कूल वापस जाने और कुछ पाठ्यक्रम लेने जितना आसान नहीं है। बी या आई चतुर्थांश में सफल होने के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता, सिस्टम इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। ये बातें स्कूल में नहीं सीखी जा सकती। इन बुद्धिमत्ताओं को सीखना कठिन होने का कारण यह है कि अधिकांश वयस्क जीवन की कड़ी मेहनत और खर्च मोड से जुड़े होते हैं। जब उन्हें वित्तीय चिंता महसूस होती है, तो वे काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वे घर आते हैं और शेयर बाजार के ऊपर नीचे होने के बारे में सुनते हैं। उनकी चिंता बढ़ती है, इसलिए वे नए घर या कार की खरीदारी करने जाते हैं या चिंता से बचने के लिए गोल्फ खेलते हैं। समस्या यह है कि चिंता सोमवार की सुबह फिर लौट आती है। आप एक अमीर व्यक्ति की तरह कैसे सोचना शुरू करते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि बाहर भागने और निवेश में कूदने की बजाय छोटी शुरुआत करें और शिक्षा प्राप्त करें। यदि वे एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचने के लिए सीखने और खुद को पुनः प्रशिक्षित करने के बारे में गंभीर हैं, तो मैं अपनी सलाह देता हूं नकदी प्रवाह विशेष प्रकार के बोर्ड या पट्टे के खेल जैसे शतरंज, सांप सीढ़ी आदि। मैंने वित्तीय बुद्धिमत्ता सिखाने में मदद के लिए गेम बनाया। यह लोगों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण देता है, जो एक गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति की तरह सोचने से लेकर उनकी सोच में क्रमिक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। एक अमीर आदमी की तरह यह लोगों को यह सोचना सिखाता है कि मेरे अमीर पिता ने जो कहा था वह महत्वपूर्ण था, जो कि बड़ी तनख्वाह या बड़ा घर नहीं है, बल्कि नकदी पैदा करने वाली संपत्ति का संचय है। नकदी प्रवाह पैसा नहीं, चिंता से राहत देता है।
वित्तीय संघर्ष और गरीबी वास्तव में वित्तीय चिंता की समस्याएं हैं। कुछ मानसिक और भावनात्मक उलझने हैं जो लोगों को फंसाए रखती हैं, जिसे मैं चूहे की दौड़ कहता हूँ। जब तक मानसिक और भावनात्मक बंधन नहीं टूटे, पैटर्न बरकरार रहता है। मैंने एक बैंकर के वित्तीय संघर्ष के पैटर्न को तोड़ने के लिए उसके साथ काम किया। हालांकि मैं निश्चित रूप से एक चिकित्सक नहीं हूँ, मुझे अपने परिवार द्वारा स्थापित अपनी वित्तीय आदतों को तोड़ने का अनुभव है। बैंकर अच्छा जीवन यापन करता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी में रहता था। उनका एक सुंदर परिवार, 3 कारें, एक बड़ा घर और एक अवकाश गृह था। दुनिया को वह एक समृद्ध बैंकर लगते थे, लेकिन जब मैंने उनके वित्तीय विवरण को देखा तो मुझे पता चला कि उन्हें एक वित्तीय कैंसर है जो अगर उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला तो कुछ वर्षों में लाइलाज हो जाएगा। पहली बार उन्होंने और उनकी पत्नी ने खेला नकदी प्रवाह। वह संघर्ष करता रहा और लगभग अनियंत्रित रूप से लड़खड़ाता रहा। उसका दिमाग भटक गया और वह खेल को समझ नहीं पाया। 4 घंटे के खेल के बाद भी वह फंसा हुआ था। बाकी सभी ने खेल पूरा कर लिया था, लेकिन वह अभी भी रैट रेस था। जैसे ही हमने खेल खत्म किया, मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा था। उनका एकमात्र उत्तर यह था कि खेल बहुत कठिन, बहुत धीमा और बहुत उबाऊ था। मैंने उसे याद दिलाया कि खेल शुरू होने से पहले मैंने उससे क्या कहा था। खेल व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरे शब्दों में, खेल एक दर्पण की तरह है जो आपको स्वयं को देखने की अनुमति देता है। उस बयान ने उन्हें नाराज कर दिया, इसलिए मैं पीछे हट गया और पूछा कि क्या वह अभी भी अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह थे, इसलिए मैंने उन्हें और उनकी पत्नी को, जो खेल से प्यार करती थीं, उस निवेश समूह के साथ फिर से खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मैं प्रशिक्षित कर रहा था। 1 सप्ताह बाद वह अनिच्छा से सामने आया। इस बार उसके दिमाग के अंदर कुछ रोशनियां जलने लगीं। उसके लिए लेखांकन भाग आसान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने नंबरों के साथ साफ सुथरा था, जो खेल के मूल्यवान होने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब वह व्यापार और निवेश की दुनिया को समझने लगा था। अंततः वह अपने दिमाग से अपने जीवन के पैटर्न को देख सका। वह अपने स्वयं के वित्तीय संघर्ष का कारण बनने के लिए क्या कर रहा था। 4 घंटे के बाद भी उसने खेल खत्म नहीं किया, लेकिन उसने सीखना शुरू कर दिया था। इस बार जाते जाते उसने खुद को वापस बुला लिया। तीसरी मुलाकात तक वह एक नया आदमी था। अब खेल उसके हिसाब किताब और उसके निवेश पर उसका नियंत्रण था। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और इस बार वह रैट रेस सफलतापूर्वक बाहर निकल गए और फास्ट ट्रैक। जब वह चला गया तो उसने एक गेम खरीदा और कहा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथी बैठक तक उन्होंने मुझे बताया कि उनके व्यक्तिगत खर्च कम हो गए हैं। उन्होंने अपनी खर्च करने की आदतें बदल ली हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के साथ अधिक सावधान रह रहे हैं और वह निवेश करना और अपनी संपत्ति का कॉलम बनाना सीखने में सक्रिय रुचि ले रहे हैं। उनकी सोच अब उन्हें सूचनायुग विचारक बनाने की राह पर थी। 5वीं बैठक में उन्होंने खेला नकदी प्रवाह 202 उन लोगों के लिए उन्नत गेम जिन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है नकदी प्रवाह 101। वह अब उस तेज और जोखिम भरे खेल को खेलने के लिए तैयार और उत्सुक था जो सच्चे बी और मैं खेलते हैं। सबसे अच्छी खबर यह थी कि उन्होंने अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह आदमी उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जिसने मुझे बनाने के लिए कहा था। नकदी प्रवाह पहली बार खेलने पर यह आसान हो गया। कुछ हफ्ते बाद चीजों को आसान बनाने की चाहत के बजाय वह सक्रिय रूप से बड़ी चुनौतियों की तलाश कर रहा था और अपने वित्तीय भविष्य के बारे में आशावादी था।
उन्होंने खेल से मिलने वाली दोहरावदार सीखने की प्रक्रिया की शक्ति के माध्यम से न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी खुद को फिर से शिक्षित किया था। मेरी राय में खेल एक बेहतर शिक्षण उपकरण है क्योंकि इनमें खिलाड़ी को मनोरंजन के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने की आवश्यकता होती है। खेल खेलने से व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ा होता है।